हाय, आई एम मनाली। इस वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेनेटिक टूल का दूसरा मेंबर है। जी हाँ, दूसरा मेंबर है, क्योंकि पहले मेंबर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, जाइए उसे चेक कीजिए और सबसे पहले उसे देखिए। इसमें हम क्लोनिंग वेक्टर के अंतर्गत प्लाज्मिड्स को ट्रीट करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे। मैं आपको अपने नोट्स और इस बुक की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगी। क्लोनिंग वेक्टर प्रत्येक कोशिका में बाह्य आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई बाह्य आनुवंशिक पदार्थ, किसी एक्सोजीनस डीएनए या किसी फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट करते हैं तो प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल से कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं इनमें, जैसे कि डीएनए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये फॉरेन डीएनए एक्सोजीनस डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? किसी भी जीन अथवा डीएनए के टुकड़े को सीधे किसी कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होंगे, वो इसे डिग्रेड कर देंगे। बल्कि पहले इसे किसी वाहक अथवा वेक्टर पर जोड़ा जाता है। यहाँ वेक्टर का अर्थ किसी प्लाज्मिड से है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इसमें से हमने डीएनए को निकाला और उस डीएनए के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट, जिसे हम जीन कह रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा मनपसंद जीन, मान लो ये कोई इंसुलिन का जीन है, इसको हम पहले निकाल लेंगे उस डीएनए से। ये सिर्फ उस डीएनए का सेगमेंट मात्र है। ठीक है, और एक प्लाज्मिड लेंगे, उसमें एक साइट पर स्पेसिफिक कट लगाएंगे और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। अब ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और फिर अब हम इसे किसी सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर, ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमने इंसुलिन का जीन लिया हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है तत्पश्चात इसे किसी कोशिका में प्रविष्ट कराया जा सकता है। अब जैसे ये प्लाज्मिड लिया, ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है। तो क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के, उसको देखते हैं। इसमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा जब प्लाज्मिड, तभी तो हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा डबल होगा। तो हम ऐसे प्लाज्मिड को लेंगे जो मल्टीप्लिकेशन कर सके, अच्छे से उसमें मल्टीप्लिकेशन करने की कैपेसिटी हो। इसका अणुभार कम होना चाहिए ताकि इस पर बड़े या अधिक अणुभार वाले जीन को भी जोड़ा जा सके। प्लाज्मिड का अणुभार कम होना चाहिए ताकि इस पर किसी बड़े अणुभार वाले जीन को भी जोड़ा जा सके। वाहक का विलगन यानी वेक्टर का विलगन और शुद्धिकरण करना आसान हो। ठीक है, मतलब हम किसी भी सेल से प्लाज्मिड को आसानी से निकाल सकें और सिलेक्शन मार्कर की हेल्प से उसको वेरीफाई कर सकें, उसका शुद्धिकरण कर, उसका प्योरीफिकेशन कर सकें। पोषक कोशिका होस्ट सेल के अंदर वेक्टर अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया है। ठीक है, अगर हम उसे किसी सेल के अंदर डालें तो उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा क्लोनिंग वेक्टर लेना है कि अगर हम उसको किसी सेल के अंदर डालें, जैसे ई कोलाई सेल के अंदर डालें, तो उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रमुखतः निम्न प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मिड। यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। यह हमेशा मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है और मुख्य मतलब जो मेन क्रोमोसोमल मटेरियल है उससे छोटा होगा। किसी भी बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोमल मटेरियल से छोटा होगा।
जिसमें स्वतः रेप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं की क्षमता पाई जाती है। ये मल्टीप्लाई होने की इसमें क्षमता पाई जाती है क्लोनिंग वेक्टर में। उदाहरण के लिए हम PBr322 को समझेंगे। PUC ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रमुख प्लाज्मिड्स हैं। इसी प्रकार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक बैक्टीरिया जिसमें TI प्लाज्मिड पाया जाता है, इसका उपयोग प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पे हो रहा है। ठीक है, हमारा पहला प्लाज्मिड है PBr322 जिसे बॉलबियर और रोड्रिगेज ने दिया था। ये हमारा PBr322 का प्लाज्मिड है। इसमें 9 क्लोनिंग साइट पाई जाती हैं। पहली है EcoR1, उसके जस्ट नीचे ORI साइट पाई जाती है। EcoR1 के बाद क्लावन पाई जाती है, हिंद थर्ड, बाम H1, साल1, PVU सेकेंड। इस साइट पर PVO फर्स्ट, PST फर्स्ट पाई जाती हैं। PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट के बीच में अंदर की तरफ AMPR साइट पाई जाती है और हिंद थर्ड और बाम H1 के अंदर की तरफ TETR पाई जाती है। PVU सेकेंड के अंदर की तरफ रोप पाई जाती है। ये जितनी भी क्लोनिंग साइट हैं EcoR1, क्लावन, हिंद थर्ड, बाम H1, साल1, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PUV सेकेंड, ये जितनी भी साइट्स हैं क्लोनिंग साइट हैं, ये सब एंडोरिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि साइट्स क्या होती हैं। क्या इनमें रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट या फिर कहो तो क्लोनिंग साइट पाई जाती है। EcoR1 एस्किरीशिया कोलाई RY13, इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है क्लोनिंग साइट है वो 5' to 3' GAATTC है। यहाँ से 5' to 3' GAATTC है। G के बाद कट लगेगा दोनों तरफ। G और A के बीच स्टिकी एंड पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच, ये बिल्कुल चिपकने के लिए बेताब होते हैं, इनके बीच स्टिकी एंड पाया जाता है। यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगता है इन स्टिकी एंड में। बाम H1 बैसिलस एमाइलोली कीवीफेसिएंस H, इसमें 5' to 3' GGATCC, यहाँ से 5' to 3' GGATCC है। यहाँ पे भी G के बाद कट लग रहा है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड नंबर का हमारा क्लोनिंग साइट है हिंद थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यहाँ पे 5' to 3' पढ़ने पर AAGCTT, यहाँ से 5' to 3' पढ़ने पर AAGCTT आता है। यहाँ पे A के बाद दोनों तरफ कट लगेगा। मैंने इन तीनों को एक साथ इसलिए भी लिखा है क्योंकि आपको लर्न करने की इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे EcoR1 है, यहाँ पे G के बाद AA पाया जा रहा है, T पाया जा रहा है और C आ गया है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट मतलब नीचे की साइड लिखेंगे हम इसको। ठीक है, G का वैसे भी बेस पेयर C का वैसे भी बेस पेयर G होता है और हम इसे अपोजिट करके भी लिखकर समझ सकते हैं। जैसे कि EcoR1 है, उससे देखो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस यहाँ पर A की जगह G डबल हो गया है।
ठीक है, और C डबल हो गया है। यहाँ पर A डबल था, T डबल था, यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही है इसकी रिकॉग्निशन साइट, लेकिन यहाँ पे G डबल हो गया है और C डबल हो गया है। हिंदी में क्या हुआ है, ये जो बीच वाला A है ये उठकर सामने आ गया है, ठीक है। G सिंगल है, C सिंगल है, T डबल हो गया, A डबल हो गया, T डबल हो गया। यहाँ पे ये देखो, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो, यहाँ पे GC बीच में चले गए, हिंद थर्ड में। मतलब इन तीनों को लिखने का यही मोटिव था मेरा कि इन तीनों को आप कंपेयर करके भी लर्न कर सकते हो। अब आता है हमारा 4th नंबर का क्लावन। ये प्योरीफाइड हो चुका है कि क्लावन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है DNA हेक्सा न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। इसकी जो क्लोनिंग साइट है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ATC GAT। नीचे से पढ़ें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ATC GAT। A के बाद कट लगेगा दोनों तरफ, ये भी A और T के बीच स्टिकी एंड है। साल 1 में इसका देखो, यहाँ पे मैंने क्लावन का नहीं बताया था, इसका जो बैक्टीरिया है वो है कायरोफिनॉन लैक्टम, क्लावन का। साल 1 में स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस है, माइसिस एल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम GTC GAC है, ठीक है। G के बाद कट लगेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GTC GAC है। PVU फर्स्ट प्रोटियस वल्गैरिस, इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम CGATCG, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम CGATCG। यहाँ पे 2 नाइट्रोजनस क्षार के बाद कट लग रहा है, CG के बाद कट लग रहा है, यहाँ पर भी CG के बाद कट लगेगा। ये इन दोनों के बीच भी स्टिकी एंड है, T और C के बीच, लेकिन यहाँ पे ब्लंट एंड है, यहाँ स्टिकी एंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बराबर तोड़ रहा है दोनों साइड, एक बराबर यहाँ पे कट लग रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम CAG-CTG, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम CAG-CTG। फिर आता है PST फर्स्ट प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम CTG-CAG, 5 प्राइम टू 3 प्राइम CTG-CAG। G के बाद कट लग रहा है दोनों साइड। ये तो थी ये PBR 322 में पाई जाने वाली क्लोनिंग साइट, और इसकी जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, उस पर क्लिक कर आप ब्लॉग के थ्रू इसकी नोट्स ले सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि AMPR क्या है और TETR क्या है, ठीक है। तो AMPR एक रेजिस्टेंट जीन है, AMPR एक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जीन है, जिसे हम एम्पिसिलिन का जीन भी कहते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन एक कॉमनली यूज्ड होता है किसके लिए, सिलेक्शन मार्कर की तरह प्लाज्मिड में ये AMPR प्लाज्मिड में सिलेक्शन मार्कर की तरह यूज़ होता है। ये एंजाइम्स की जो क्रियाविधि होती है उसको रोकने का काम करता है, उस एंजाइम्स की एक्शंस को इनहिबिट करने का काम करता है ये। और क्या करता है, ये सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होने देता। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। TTR क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये भी सिलेक्शन मार्कर की तरह यूज़ होता है प्लाज्मिड के अंदर। अब ये सिलेक्शन मार्कर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम इस
PBr322 को बता रहे हैं कि किस टाइप का प्लाज्मिड है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। TTR क्या करता है? ये इंटरफेरिंग करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है, और ये इंटरफेरिंग करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नष्ट करने का काम करता है। और ये राइबोसोम की 30 सब यूनिट से जाकर बाइंड हो जाता है। कब बाइंड हो जाता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, जब एमिनो एसाइल tRNA जो एंजाइम है वो ए साइट यानी कि जो एमिनो एसिड एक्टिवेशन साइट होती है वहाँ जाकर ये जो एमिनो एसाइल tRNA है, ये सबसे पहले जो सेल होती है, सेल के अंदर जो इनएक्टिव एमिनो एसिड पड़े होते हैं उनको पहले ये एमिनो एसाइल tRNA एंजाइम्स उनके साथ बाइंड होकर, जो सेल के अंदर इनएक्टिव एमिनो एसिड पड़े होते हैं उनके साथ बाइंड होकर उन्हें एक्टिव फॉर्म में लाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ये TETR जो एंटीबायोटिक, ये जो रेजिस्टेंट जीन है, ये रोक देता है उस प्रोसेस को। और ये राइबोसोम की सबसे बड़ी सब यूनिट 50S से भी जाकर बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। अब फिर उसके बाद आती है ORI साइट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ORI साइट क्या करती है? ये क्या है? ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, जहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ORI साइट से। यहाँ पे जो प्लाज्मिड होता है ये अपना रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, ताकि वो सेल के अंदर सरवाइव कर सके, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो हमारी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।